ओके, वीडियो को आप लाइक ज़रूर से करें और कमेंट सेक्शन में मेरे को आप बताएं ज़रूर से कि आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, अगर आपका स्कोर है ना मतलब लगभग जो है यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, 13 में से ऐसे समझिए कि आपके 5 क्वेश्चन तक ठीक है तो आप यहाँ पे हैं। ओके, इसके बाद में आपके 5 टू समझ लीजिए कि 10 क्वेश्चन ठीक है तो आप यहाँ पे हैं। 10 से अगर आपके ऊपर क्वेश्चन ठीक है तो आप फिर यहाँ पे 5 स्टार वाली जगह है। ओके, तो आप मेरे को अपना स्कोर ज़रूर से बताएं कि आपका स्कोर क्या रहता है। ओके, और डिप्रेशन में बिल्कुल भी नहीं आए कि आपका जो है वो स्कोर कम है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने जो आपको 13 क्वेश्चन अभी तैयार कराए हैं ये आपको अगर इस वीडियो को देखने के बाद में अगर कोई पूछेगा तो आपके हमेशा ही क्या हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे। तो आपके लिए विन विन वाली सिचुएशन रहेगी, बिना किसी टॉपिक को पढ़े भी आप इन क्वेश्चंस को तो है ना आप कवर कर ही लोगे। ओके, ये है हमारी प्रियम्बल। ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इस तरह से पूरी ये यहाँ पे है हमारी प्रियम्बल है। ठीक है, इसी के बारे में हम सारे क्वेश्चन पूछेंगे, आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको पढ़ भी सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आदर्श व उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या कहाँ पे की गई है? कि हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में कुछ आदर्श दिए हैं, कुछ टारगेट्स दिए हैं, ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, ठीक है ना, उनकी रूपरेखा कहाँ पे दी गई है? तो कहाँ पे है मिलता है ये? मूल अधिकारों के अध्याय में, पहला ऑप्शन है। इसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, डीपीएसपी। इसके बाद में मूल अधिकार, और इसके बाद में संविधान के पार्ट में कहीं नहीं। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा कि संविधान के पार्ट में कहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कहीं नहीं है। बाद में हमारे पास में क्या आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी और मूल अधिकार। तो इसमें जो राइट आंसर है वो मूल अधिकार अकेला हो नहीं सकता, डीपीएसपी जरूर हो सकता है, लेकिन डीपीएसपी के साथ में यहाँ पे देखिए मूल अधिकार भी जोड़ रखे हैं और यही राइट आंसर है। ठीक है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में दिया गया आमुख। अब देखो आमुख किसको कहते हैं? आमुख प्रस्तावना को ही कहते हैं, और प्रस्तावना को क्या कहते हैं? उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना को और क्या कहते हैं? उद्देशिका भी प्रस्तावना को ही कहते हैं। क्या दे रखा है? स्टेटमेंट्स हैं जिनमें अपने को राइट आंसर निकालना है। न्यायालय में लागू नहीं होता कि प्रस्तावना जो है वो न्यायालय में लागू नहीं होती, पहला स्टेटमेंट है। महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, दूसरा स्टेटमेंट है। शासन करने में उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, ठीक है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है कि न्यायालय में लागू होता है, न्यायालय में लागू नहीं होता। तो अब हमें क्या करना है? हमें इसी पहले अगर हमको एक स्टेटमेंट भी समझ में आता है तो हमें उसी से पहले आंसर को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ जहाँ भी फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा, इसके बाद में सी भी गलत हो जाएगा। अब देखो बी और डी में क्या कॉमन है? 2 और 3 तो इनमें दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 2 और 3 या तो दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। दोनों सही ही होंगे, गलत तो नहीं होंगे। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेटमेंट पे क्या करना है? कवर करना है इसको, कि हमें 4 स्टेटमेंट का पता चल जाए कि अगर 4 स्टेटमेंट गलत है तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, और अगर 4 स्टेटमेंट सही है तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो अब हम कैच करते हैं सीधा 4 को ही, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो अब हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टाइम भी देने की जरूरत नहीं है। सीधे आते हैं 4 स्टेटमेंट पे। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये स्टेटमेंट अगर सही है तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब देखो ये कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने इसको ना संविधान की कुंजी कहा है, ठीक है ना, संविधान की आत्मा और कुंजी कहा है। इसके बाद में जो के.एम. मुंशी थे, के.एम. मुंशी ने भी क्या कहा है? इसको प्रस्तावना को है वो राजनीतिक कुंडली कहा है, ठीक है ना, क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली का है प्रस्तावना को, संविधान की राजनीतिक कुंडली। इसके अलावा गोलकनाथ विवाद में क्या हुआ कि प्रस्तावना के बारे में ऐसे कहा गया था कि जहां कहीं भी प्रस्तावना की भाषा, जहां कहीं भी संविधान की भाषा है वो क्या है? संदिग्ध है, मतलब कि हमारे संविधान में कुछ हमें ऐसे लगे जो हमें समझ नहीं आ रहा, यानी कि वहां पे हमें लैंग्वेज से समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो वहां पे भाषा संदिग्ध होने पे हम क्या करेंगे? हम किससे हेल्प लेंगे? हम हेल्प लेंगे प्रस्तावना से, उद्देशिका से हम क्या करेंगे? हेल्प लेंगे, और फिर उस वर्ड का मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। तो स्टेटमेंट 4 बिल्कुल सही है, ठीक है ना, और ए गलत है यहाँ पे कि न्यायालय में लागू नहीं होते प्रावधान कोई भी, कि हम प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कभी भी। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। प्रस्तावना में संविधान के कौन से लक्षणों को प्रदर्शित
करती है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान के कौन कौन से लक्षणों को है वो प्रदर्शित करती है। ये क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाया, तो 3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रस्तावना संविधान के कौन से लक्षणों को प्रदर्शित करती है, या फिर प्रस्तावना भारतीय संविधान के संबंध में कौन सी जानकारी उपलब्ध कराती है, या फिर अवगत कराती है, या स्रोत है। ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से लक्षण है जो हमारी प्रस्तावना में बताती है, उपलब्ध कराती है, अवगत कराती है, या फिर हमारी प्रस्तावना के वो स्रोत हैं, वो लक्षण जो है स्रोत है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे शासन का स्वरूप, कि पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे शासन का स्वरूप। तो शासन का स्वरूप देखो हमें कैसे पता चलता है। वीडियो को आप क्या करें, इस टाइम पे वीडियो को पॉज कर दें और फिर आप पहले खुद से आंसर करें, उसके बाद में मेरा आंसर देखें कि आपका सही है या गलत है, और अपने आंसर को आपको क्या करना है, पोस्ट करना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शासन का स्वरूप, हमारी प्रस्तावना जो है वो हमें शासन का स्वरूप बताती है। देखो कैसे बताती है ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पहली लाइन है वो है हम भारत के लोग, ठीक है। उसके बाद में क्या है, भारत को एक, ठीक है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की कोशिश करेंगे, ये है। अब ये ही क्या है, ये हमारे ना जो है वो संविधान का स्वरूप है, कि हमारे जो है देश का संविधान कैसा है या हमारा भारत कैसा, उसका स्वरूप है ये तीनों चीजें। कि हमारा भारत का जो लोकतंत्र है वो कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये लाइन में क्या दिया है पूरा, ये लाइन में हमारे शासन का स्वरूप है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी प्रस्तावना जो क्या बताती है, हमारे भारत का शासन कैसा है उसका स्वरूप बताती है। कैसे बताती है, ये इन 5 वर्ड से बताती है, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताया कि शासन का स्वरूप, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। कैसे सही है आपको समझ में आ गया होगा। शक्ति का स्रोत, तो क्या हमारी प्रस्तावना हमें बताती है क्या कि शक्ति का स्रोत कौन है भारत में। तो देखो भारत में शक्ति का स्रोत कौन है, भारत में शक्ति का स्रोत है जनता। कैसे है ये हमारी प्रस्तावना कैसे बताती है, ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, हम भारत के लोग, ठीक है ना, और भारत को एक, यानी कि कौन बनाने वाला है, हम बनाने वाले हैं भारत को। तो हम का मतलब क्या हो गया, जनता, यानी कि भारत की जनता। तो यहाँ पे शक्ति का स्रोत कौन हो जाता है, भारत की जनता हो जाती है। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या है यहाँ पे बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। अब है नागरिकों के अधिकार। तो नागरिकों के अधिकार की बिल्कुल बात कही गई है यहाँ पे। कब कही गई है ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप इस लाइन में, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो ये हमें अधिकार हैं जो हमें कौन दे रहा है, ये प्रस्तावना में मिले हुए हैं। ये हमारे अधिकार हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्रस्तावना से मिलते हैं। तो स्टेटमेंट जो 3 है अब वो भी करेक्ट हो जाएगा कि नागरिकों के अधिकार के बारे में बात की गई है। 4 स्टेटमेंट है संविधान के लागू होने की तिथि। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें संविधान के लागू होने की तिथि कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे जो तिथि है वो है बनने की, कि बनने की तारीख हमने यहाँ पे दे रखी है। ओके, तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो रॉन्ग हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बाकी के तीनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। अब आपको यह बताना है कि कौन सी स्वतंत्रता है जो प्रस्तावना में नहीं है। विचार की स्वतंत्रता है यहाँ पे, विचार प्रकट करने की यानी कि अभिव्यक्ति, ठीक है। विचार प्रकट करने यानी क्या होता है, अभिव्यक्ति होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल है। विश्वास की भी है। आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पे नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पे नहीं है। ये आर्थिक किस में जोड़ा है ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है, कि जो भारत के संविधान में आर्थिक न्याय जोड़ा गया है वो कहाँ पे है। अभी जो मैंने कहा था कि यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता था पिछले क्वेश्चन में, इसलिए गलत हो गया था क्योंकि वहां पे आर्थिक न्याय जोड़ा गया है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं जोड़ा गया। तो बताना है कि कहाँ पे मिलते हैं ये, उद्देशिका में या मूल अधिकार में। तो उद्देशिका तो यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन मूल अधिकार के बारे में अभी हम श्योर नहीं है। तो जहां जहां पे उद्देशिका है वो स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जैसे ये ए और बी। सी में नहीं है कहीं पे भी तो सी गलत हो जाएगा, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत। तो अब हमें आंसर जो लेना है वो यहीं से लेना है। इसके बाद में जाता है फंडामेंटल राइट है डीपीएसपी। 2 जगह में से आपको अब कंफर्म करना है कि कहाँ पे है जो आर्थिक न्याय के बारे में बात की गई है। तो फंडामेंटल राइट्स में देखो हमें बहुत सारे राइट्स मिले, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी फंडामेंटल राइट्स में है वो न्याय की बात नहीं है, अधिकारों की बात की गई है। तो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग है। डीपीएसपी सही है। यहाँ पे डीपीएसपी कैसे सही है, देखो आर्टिकल 38 हमें क्या करता है, समानता की बात करता है। उसके बाद में आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39A समान कार्य के लिए समान वेतन है यहाँ पे। और एक और है यहाँ पे कि संपत्ति के जितने भी क्या है सोर्स हैं, संपत्ति के जितने भी क्या है स्रोत हैं,
वो किसके पास में होनी चाहिए, वो सार्वजनिक, उनके ऊपर सार्वजनिक अधिकार होना चाहिए, यानी समाज का अधिकार होना चाहिए। नेशनलिज्म की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। और इसी आर्टिकल को लेके, किसको, 39 को लेके ही इंदिरा जी ने क्या किया था 1980 में, और उससे पहले जो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था ना, वो इसी आर्टिकल को लेके किया गया था कि संपत्ति के जो अधिकार है उस पर किसका अधिकार होना चाहिए, उस पर समाज का अधिकार होना चाहिए। तो ये समाज का अगर अधिकार हो जाता है तो क्या हो जाएगा, आर्थिक न्याय मिल जाएगा लोगों को। तो आर्थिक न्याय की बात कहाँ पे की गई है, डीपीएसपी में की गई है और उद्देशिका में कही गई है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो वो कौन सा फैसला था जिसमें यह कहा गया है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। यहाँ पे बेरूबाड़ी विवाद, केशवानंद, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स विवाद। तो इसमें राइट आंसर जो है वो है बेरूबाड़ी विवाद। बेरूबाड़ी विवाद हुआ था 1951 में, ठीक है ना। तो इसमें ये जो भूमि सुधार के विरुद्ध था, बेसिकली किसके विरुद्ध था, ये भूमि सुधार के विरुद्ध था कि फंडामेंटल राइट्स का जो हनन हो रहा था उसके विरुद्ध था। इसी में जब प्रस्तावना के बारे में जब फैसला दिया गया तो कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, कि कोई भी पार्ट नहीं है। साथ में ये कहा गया कि अगर संविधान का अंग नहीं है तो इसमें संसद क्या कर सकती है, संशोधन भी नहीं कर सकती, क्योंकि संशोधन की जो पावर है संसद की वो कहाँ तक है, वो संविधान के किसी भी भाग तक है, वो संविधान तक है। लेकिन प्रस्तावना को तो क्या हमने संविधान का अंग नहीं माना, तो इसका मतलब कि संशोधन नहीं किया जा सकता प्रस्तावना में। ओके, ये थी 1951 की बात। 51 में जो डिसीजन आया था उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का आपको चुनाव करना है। प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। अब आप इसको पिछले क्वेश्चन से नहीं जोड़े, क्योंकि वो बात कब की थी, वो 1951 का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। आज जो चल रहा है 2018, उसमें सिचुएशन अलग है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि राइट नाउ क्या सिचुएशन है। ओके, पहला स्टेटमेंट है प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे प्रस्तावना में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, अगर भाग है तो संशोधन भी किया जा सकता है, अगर भाग नहीं है तो संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे भी ये आंसर ये है राइट। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया अब तक, बिल्कुल सही है यहाँ पे कि ये भी सही है कि एक ही बार संशोधन हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना है। कि भारत का आमुख क्या होता है, आमुख मैंने अभी पहले बता चुका कि आमुख का मतलब है यहाँ पे प्रस्तावना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रस्तावना को जो टारगेट है ना वो उसके नागरिकों को क्या दिलाना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, तो ये बिल्कुल सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हमारे पिछले क्वेश्चन में आ भी चुका है, ये भी बिल्कुल सही है। अवसर की समानता, बिल्कुल सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है, या हमने ऐसे ही इसको करेक्ट मान लिया है। तो देखो यहाँ पे ये रहा, विचार अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता यहाँ पे है, व्यक्ति की गरिमा प्रतिष्ठा और ये यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो इस तरह से राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, भारत की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, कि सही स्टेटमेंट क्या है। पहला है ऑप्शन, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के भाग नहीं थे, संविधान के अंग नहीं थे। ओके, उक्त 44वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। उक्त शब्द 1985 के संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। ओके, तो राइट आंसर हमें बताना है कि इसमें राइट आंसर जो है वो क्या है। तो देखो पहला ऑप्शन इसमें सही है, कि जो इसमें राइट आंसर है वो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष 1950 के संविधान के अंग नहीं थे। उस टाइम पे जो है हमारा संविधान था उसमें पंथ निरपेक्षता और समाजवादी जो ये दो वर्ड जोड़े गए हैं वो उस टाइम पे नहीं थे। इनको कब जोड़ा गया था, इनको जोड़ा गया था बाद में 42वें संविधान संशोधन से। तो 44वां संविधान संशोधन गलत है और ये भी गलत है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, तो ये यहाँ पे नहीं है, ये गलत है। नहीं, अब आज के टाइम पे तो ये क्या है, संविधान के भाग हैं, ठीक है ना, संविधान की प्रस्तावना के अंग हैं आज के टाइम पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए है जो वो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अभी मैं देखो दो बार बात कर चुका हूं। पहली बात तो एक कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो प्रस्तावना में सिर्फ संशोधन हुआ है एक बार, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है वो संविधान संशोधन कौन सा था, 42वां था।
तो 42 में से कुछ चेंजेस करें संविधान में, इसमें प्रस्तावना में, तो वो कौन कौन से संशोधन में शब्द जोड़े हैं। पहला अभी थोड़ी देर पहले आ गया था, समाजवाद, बिल्कुल सही है। ग्राम स्वराज ये नहीं जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्षता ये भी सही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये पहले से ही था हमारे संविधान में, ठीक है ना, ये हमने नहीं जोड़ा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी, यानी कि 1 और 3 जो है राइट आंसर है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये पहले से ही था। पंथ निरपेक्षता इसको जोड़ा गया है। ग्राम स्वराज ये भी पहले से ही था, ये नहीं जोड़ा गया है, ये भी नहीं जोड़ा गया है। और समाजवाद जोड़ा गया है, ठीक है ना। अब 3 वर्ड जोड़े गए थे हमारे यहाँ पे, पहला समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्षता, और जो तीसरा था वो जोड़ा गया था एकता व अखंडता। ये भी आप ध्यान में रखें, एकता व अखंडता, ये एक तीसरा वर्ड है जो जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में कितने वर्ड जोड़े, 3 वर्ड जोड़े। पहला वर्ड ये है, इसका दूसरा वर्ड ये है, और तीसरा जो वर्ड है वो ये है, एकता और अखंडता। इसको आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक विवाद में प्रस्तावना को उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया है। पहले जब बेरूबाड़ी विवाद हुआ था, ठीक है ना, बेरूबाड़ी विवाद हुआ था, उस विवाद में 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था कि जो है प्रस्तावना, जो है हमारी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो संविधान का अंग नहीं है, मना कर दिया था बिल्कुल। लेकिन अब इनमें से एक कोई सा वाद है जिसमें बिल्कुल हाँ कहा है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। तो वो कौन सा विवाद था, ये था केशवानंद, ठीक है ना, केशवानंद भारती विवाद था। ये विवाद था 1973, ठीक है। और इस विवाद में कहा गया कि संविधान जो प्रस्तावना है हमारी, वो हमारी संविधान का बिल्कुल अंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं कि अगर प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया है तो अब इसमें क्या कर सकती है कि संसद क्या कर सकती है, इसमें संशोधन भी कर सकती है। तो संसद ने बस ये शक्ति का यूज किया और 1973 में देखो ये डिसीजन आया था, और 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके इसमें 3 नए वर्ड जोड़े थे जो हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। कि पहले संविधान प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, उसके बाद में संसद को ये पावर मिल गई कि वो इसमें क्या कर सकती है, इसमें संशोधन कर सकती है। और इसी ताकत का संसद ने यूज किया और 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके कितने वर्ड जोड़े, 3 वर्ड जोड़े, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन से विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको आप बिल्कुल है ना आप लिख लीजिए, भारतीय संविधान का मूल ढांचा माना गया है। अब एक चीज तो ये कि मूल ढांचा, देखो मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था केशवानंद भारती विवाद में ही, ठीक है। केशवानंद भारती विवाद 1973 में जो हुआ था, इसी में मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट दिया था। तो पंथ निरपेक्षता को कौन से विवाद में माना गया है, इसका जो राइट आंसर है वो है SR बोमई, ठीक है ना, SR बोमई केस है जिसमें इसको माना गया है। तो ये थे दोस्तों आज के प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन। इसके बाद में हम फिर मिलेंगे 9 जुलाई को। 9 जुलाई को जो हमारा टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है संविधान के भाग 1 व भाग 2 का। भाग 1 में भारत के बारे में है, भारत का राज्य क्षेत्र, और भाग 2 में जो है वो है नागरिकता के बारे में। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को आप अपना स्कोर जरूर से बताएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज जो हमारा है वो टेस्ट फर्स्ट है जिसमें हम प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, प्रस्तावना से रिलेटेड हमने क्वेश्चन ऐड करें। इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन ऐड करें जो यूपीएससी ने पूछे या फिर जो यूपी पीसीएस ने पूछे, जो इम्पोर्टेंट पीसीएस है। इसके अलावा जो राजस्थान पीसीएस है उसने, एमपी पीसीएस है, इन सभी में जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने इंक्लूड करे। कुछ क्वेश्चन मैंने अपने तरीके से भी इनको इंक्लूड किया है। तो अगर आपने प्रस्तावना पढ़ रखी है तो आप इसका टेस्ट दें, नहीं पढ़ रखी है तो आप 2 घंटे का 1 घंटे का टाइम लेके उसको पढ़ के फिर इसका टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप कहीं अपने ऑफिस में और कहीं जॉब पे हैं तो आप इसका टेस्ट दे सकते हैं, और टेस्ट देने के बाद तो आपके पास में वो क्वेश्चन तो तैयार हो ही जाएंगे जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इसी के साथ में हमने एक पूरा शेड्यूल बनाया है। आज 7 जुलाई है, 7 जुलाई को हमारा